और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में ऑपरेशन जिंदगी मंडी और कुल्लू में सबसे ज्यादा प्रभावित चंद्रताल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम सुक्खू कर रहे हैं किन्नौर का दौरा। कुल्लू में सीएम सुक्खू ने डाला है डेरा, कुल्लू से कर रहे हैं रेस्क्यू पर मॉनिटरिंग। जी हां, इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में फ्लड सिचुएशन के बाद ये इस वक्त के अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। हिमाचल में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। मंडी और कुल्लू में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, वहां पर हालात सबसे ज्यादा बदतर हुए हैं। चंद्रताल में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, वहां 200 से ज्यादा लोग अब भी फंसे हुए हैं। सीएम सुक्खू कर रहे हैं किन्नौर का दौरा। कुल्लू में सीएम सुक्खू ने डेरा डाल रखा है और वो कुल्लू से ही रेस्क्यू मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें मंडी की हैं, जहां अभी भी बाढ़ विनाशक बनी हुई है। जी हां, मंडी की ये तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा होगा कि बाढ़ ने किस तरह की परेशानी वहां खड़ी की है। यह मंडी की तस्वीर है और बाढ़ विनाशक बनी हुई है। इसका साफ यहां पर नजारा देखा जा सकता है। घरों के अंदर पानी घुसा था, पानी निकल गया है अब शायद, लेकिन जो स्थितियां वहां पर है, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है। काफी सामान बह गए हैं, सामान खराब हो गए हैं, यहां तक लोगों के कपड़े नहीं है, बर्तन नहीं है, सब कुछ खत्म सा हो गया है। ये बाढ़ के बाद की स्थिति है। जो जब डैम वालों ने इतला दी तो 5 मिनट में पानी आ गया। उन्होंने जब वोटर लगाया ना, भाई खतरा हो गया, तो 5 मिनट में पानी पहुंच गया। उन्होंने इमीडिएट हमें 2 घंटे या 3 घंटे पहले उनको बताना चाहिए था। तो इतना वाटर लेवल इतना हो गया कि 7-7 फुट पानी इंक्रीज हो गया। और हमारी देखो हालात देखो, लाखों में नुकसान हो गया। ये झेलते तो हमारे को कई साल हो गए। हमने रिक्वेस्ट पहले भी की उनके पास, पर आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। तो जबकि जब से डैम बना हुआ है 47 साल इसको बने को हो गए, आज तक कोई भी फंड इधर 1% भी कहीं से सराउंडिंग एरिया में BBMB ने नहीं लगाया। अगर वो टाइमली इन पैसों को लगाते, ब्रस्ट बाल धोते, तब लोगों की सेफ्टी हो जाती। ये घर की हालत हम आपको बताते हैं, जहां कुछ देर पहले लोग रह रहे थे, सो रहे थे, उन घरों की हालत ये हो गई है। अब परिवार के सदस्य, बच्चे, सभी लोग सफाई कर रहे हैं अपने आशियाने की, ताकि दोबारा से यहाँ पर लाइफ को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप देख सकते हैं अंदर अब कितनी बुरी हालत हुई है। और ये देखिए, ये कीचड़, रेत, ये बिल्कुल घर के बीच में पहुंच गया है। हमें 3 दिन हो गया सफाई करते करते, पर कीचड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और मेरी एक एक चीज टूट गई है, और हमें पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और ना ही खाना बनाने के लिए कोई बर्तन बचे हैं हमारे पास। टोटली खत्म हो गए हम तो बस। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या स्थिति है अभी, किस हद तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, और बाढ़ के बाद अब जिन जगहों से पानी निकाले जा चुके हैं, जिन घरों से या जिन इलाकों से, वहां पर स्थिति कैसी है? विशाल, मैं मंडी के पंडों में इस वक्त मौजूद हूं और ब्यास की प्रचंड लहरों ने जो कहर ढाया है, वो निशान अब यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ठीक मेरे पीछे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक दुकान थी, लेकिन दुकान गायब है। अब यहाँ पर रेत अब आपको दिख रहा है और शटर दिख रहे हैं। अब जो कह सकते हैं मलबा, अब ये मलबे में तब्दील हो गया है। पूरा सामान यहाँ पर सब कुछ ब्यास अपने साथ बहा कर ले गई है। और इस प्रकार के निशान और ऐसे बहुत से स्पॉट हैं जो आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आपकी दुकान थी? हाँ जी। क्या हुआ, कितना नुकसान आपका हुआ? ये बाढ़ आने से हुआ 3 लाख का नुकसान हो गया। हाँ जी। पहले ठीक था, कितना पानी आ गया अचानक, आपको कोई जानकारी? अचानक ये तो 5-7 फुट पानी आ गया है। हाँ जी। सारा सामान चला गया? सारा सामान चला गया। खोखा भी, मेरा दुकान थी, ये भी पूरी खराब हो गई। क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से हमारी मांग ये है कि जो ये दरिया के किनारे जो है, इसमें पक्के क्रेट बाल लगाया जाए। हाँ जी, तब हम सुरक्षा से जी सकें। हाँ जी।
मांग इन्होंने की है कि जो ब्यास के किनारे एक परमानेंट वॉल लगाई जाए। अब निशान मैं आपको बताना चाहूंगा इन दुकानों के अंदर, ये आप सामने देख सकते हैं, ये दुकानें हैं, सामान इनके अंदर रखा होता, यहाँ तक ये सिल्ट भरी हुई थी विशाल, और वाटर लेवल तो कितना इंक्रीज होता गया, हालांकि ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर ये दुकान है, लेकिन फिर भी पूरा सामान यहाँ पर खराब हो गया है। अब इनसे हम बात करना चाहेंगे, कितना सामान था और क्या कुछ और कैसे करेंगे आगे से? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, पर लेकिन जिस तरीके से बारिश पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई, पर इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा सभी लोगों को। हमारा तो फर्नीचर का काम था, पर लेकिन इसमें तो पानी की एक बूंद भी अगर आ जाए, लेकिन इसमें तो आपको वाटर लेवल देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा। इसमें 5-7 बेडों की मेरी साइडें थी और ड्रेसिंग टेबल थे, उस टेबल वगैरह थे, और फर्नीचर तो आपको पता पानी की थोड़ी सी 2-4 बाल्टियां भी अगर इसमें चले तो ये खत्म हो जाएगा। लगभग यहाँ 1.5-2 लाख का सामान था, पर छोटी दुकान होने के बावजूद भी फिर भी अब क्या कर पाया, इसका भरपाई कैसे कर सकते हैं। स्कूटर भी आपका दिखा है? ये मेरे पड़ोसी का है, इसको बैक नीचे चला गया, सफाई चली गई, तब करके इसको अंदर रखा हुआ है। जी हाँ जी, देख सकते हैं आप स्कूटर के अंदर भी पूरी तरह से सिल्ट भरी हुई है, पूरा स्कूटर ये आगे बहकर चला गया था, तो फिर इसको वापस लाया गया है। ये आप देख सकते हैं लोग जूझ रहे हैं। अब जितना भी जहां से ब्यास की प्रचंड लहरें गुजरी हैं, वहां से लोग अब जूझ रहे हैं, कैसे अपनी जिंदगी को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया जा सके, सुचारू किया जा सके। ये देखिए आप, ये दुकान है, यहाँ पर भी प्रेस ये लग रही है, प्रिंटिंग प्रेस लग रही है, लेकिन हालात यहाँ पर भी खराब हैं। पूरा भीग चुका है अंदर तक, बिल्कुल एक मशीन में पानी चला गया है। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कितना नमस्कार जी, मैं प्रिंटिंग प्रेस ठाकुर, प्रिंटिंग वेबसाइट पंडोर से हूँ। यहाँ जो है हमारी पूरी मशीनें जो है पानी से पूरी ढक गई थी। हम इतनी साल से काम कर रहे हैं, 14-15 साल से काम कर रहे हैं। हमने जिंदगी में पहली बार पानी इतना फ्लोर में देखा, कभी भी इतना नहीं आता था। तो ये हमारी जो प्रेस की जो मशीन है, ये अभी इन मोटरों को अभी खोला नहीं है, इनको खोलेंगे देखेंगे। पूरी 5-6 लाख की मशीन है ये पूरी डैमेज में है। तो बाकी इतना पूरी सिल्ट में भरा हुआ था। अब साफ सफाई करके हम तो ये सरकार से भी कुछ ये करते हैं कि चलो थोड़ी दे के मदद हो जाए। बाकी जो दरिया के किनारे में जो ऐसी दीवार लगे पक्की हो जाए कि चलो, भगवान तो ऊपर से इससे तो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा रोक हो जाए कि ज़्यादा पानी इधर ना आए। जिससे भी बात विशाल कर रहे हैं, वहाँ पर यही डिमांड इन लोगों की तरफ से आ रही है कि एक रिटेनिंग वॉल ब्यास के किनारे लग सके। अगर 30 फीट की वॉल भी लगती है तो एटलीस्ट 20 से 25 फीट जब भी वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो फिर यहाँ पर लोग बच सकते हैं। पानी जरूर कॉलोनी में आ सकता है, लेकिन जो तबाही इस बार मची है, इस प्रकार की तबाही आगे नहीं होगी। और इन लोगों को देखकर ये लग रहा है कि अभी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए काफी समय लगेगा। राजेंद्र, एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा। जैसा आपने भी बताया था कि मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 48 घंटों के लिए तो बारिश नहीं हो रही है, राहत है, लेकिन मौसम विभाग का यह अनुमान है कि बारिश फिर हो सकती है, आने वाले समय में बहुत ज्यादा भी बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर फिर से ऐसी कोई समस्या या ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए क्या तैयारी है? खाने तक का सामान पड़ोसियों से उधार मांगकर, जिन जो सेकंड फ्लोर पे थे, थर्ड फ्लोर पे थे, वो अब दूसरे अपने पड़ोसियों की सहायता कर रहे हैं और उससे विशाल फिर एक पूरा गुजारा चला हुआ है। हालात इसी प्रकार के बने हुए हैं। पूरे स्टेट की अगर हम बात करें, 1000 से अधिक सड़कें अभी भी बंद हैं हिमाचल प्रदेश में। राजेंद्र को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो उन्होंने वहां पर हालात का जायजा वो ले रहे हैं, जो वहां बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर स्थितियां बनी हुई है और कितनी परेशानी हो रही है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का सामान दुकानों में था, दुकान बिल्कुल वॉश्ड आउट हो चुका है और वहां पर 3 से 4 फुट तक सेल्ट भर गया था। मशीनें, जो प्रिंटिंग मशीनें उन्होंने दिखाई है, वो करीब 5 लाख की मशीन है, जैसा कि दुकान वाले को कहना था। मशीन पूरी डैमेज हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन है, लोग घरों को वापस लौट रहे हैं, देख रहे हैं क्या बचा सकते हैं, क्या चला गया। और आपने सुना ही, कई लोग कह रहे हैं कि पहनने को कपड़े तक नहीं बचे हैं, खाना बनाए किस पे, खाना बनाने के बर्तन नहीं बचे हैं। तो ये स्थितियां हैं। तो चलिए फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। India's largest news network. यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है।
बीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क न होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उपराज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ जेके पे टॉप 18। श्रीनगर में एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में एलजी प्रशासन पर हमला किया है। शहीदों के बाजार पर जाने की अनुमति न दिए जाने पर उमर अब्दुल्ला अपने घर से पैदल ही निकल गए। बाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर 1931 में शहीद हुए लोग किसी दूसरे धर्म के होते तो एलजी सुबह से ही वहां मौजूद होते। ये केवल सांप्रदायिक मानसिकता ही दर्शाती है। आखिरकार 31 में जिन्होंने शहादत दी किस लिए दी? शख्सी राज के खिलाफ, इंसाफ हासिल करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, यहां अपनी आजादी हासिल करने के लिए। बाकी मुल्क में जिन लोगों ने शख्सी राज के खिलाफ मुहिम चलाई हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो, उनको आज भी श्रद्धांजलि पेश की जाती है, खराज अकीदत पेश की जाती है, पार्लियामेंट में याद किया जाता है। लेकिन यहां पे जिन लोगों ने उसी तरह का मुहिम चलाया, उनको जलील करने की कोशिश की जाती है। 13 जुलाई हमारा कौमी दिन था, बाज़ाब्ता वहां स्टेट फंक्शन होता था, वो रद्द किया। छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी भी कैंसिल की। चलिए, हुकूमत का अपना हक होता है, वो करें ना करें। लेकिन हम जैसे लोग जो वहां जाके कम से कम खिराज अकीदत पेश करते, हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। हकीकत यह है कि 31 में जो लोग कुर्बान हुए वो मुसलमान थे और मुहिम चला रहे थे गैर मुसलमान के खिलाफ। यही सच्चाई है और इसलिए इन लोगों को यह हजम नहीं होता। हकीकत यह है कि अगर 31 में शख्सी राज करने वाला मुसलमान होता और शहादत देने वाले गैर मुसलमान होते, आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके तस्वीरों पर फूल चढ़ा रहे होते हैं। तो उनको असूलों से कोई लेना देना नहीं, उनको सोच से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि यह लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ, उस निजाम के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मजहब के तराजू में तोलते हैं। और क्योंकि वहां शहीदों के मज़ार पर मुसलमानों के कब्र हैं, इसलिए वहां पे हमें फूल चढ़ाने की या फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। बाकी इनके हरबों से हम घबराएंगे नहीं। आज बंद करेंगे, कल बंद करेंगे, करने दो। 8-8, 10-10 महीने हम अंदर रहे हैं। उस वक्त भी ये कह रहे थे कि बस अब ये लोग खत्म हो गए, अब इनको कोई पूछेगा नहीं, हमने इन खानदानों को सियासत से हटा दिया है, ये पुरानी तंजीमें जो है ये गई। अरे नाब, अगर हम गए तो आपके इलेक्शन क्यों नहीं? अगर हम कहीं नहीं तो आप कहां? और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
इसलिए प्रशासन ने जो फैसला लिया है वो सही फैसला है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर वरिष्ठ बीजेपी नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने ये बात कही। आज ये कहा कि उनको 13 जुलाई 1931 में जो लोग मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, उनके मुताबिक उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए उन्हें जाना था, लेकिन उन्हें रोका गया। उनकी जो पार्टी के ऑफिस में जो फंक्शन होना था उसको भी रोक दिया गया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि डेमोक्रेसी की बातें की जा रही हैं, लेकिन आज उन्हें जाने से क्यों रोका गया? फिर देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा, डेमोक्रेसी का ये अर्थ नहीं है कि आप देश विरोधियों के हक में आज भारत की आजादी के बाद उन लोगों को जो उस वक्त राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे उनको आप शहीद मानोगे? ऐसा नहीं हो सकता। इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, उनको याद किया जा सकता है। लेकिन जो प्रशासन के खिलाफ उस वक्त के राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे उनको शहीद का दर्जा देना ही गलत है। मुझे लगता है इस मानसिकता को कहीं ना कहीं से मन से निकालना होगा और इसी कारण से जो हमारे राज्य प्रशासन ने इस दिन पर जो छुट्टी हुआ करती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सरकार ने उनको दे रखी थी, उसको खत्म किया है। तो उनका ये भी कहना था कि जो उस दिन मारे गए अगर वो हिंदू होते तो शायद एलजी पहले वहां पहुंच गए होते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो धर्म के नाम पर राजनीति तो नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें रोका गया है तो उसे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर धर्म के नाम पर ही राजनीति होती है। देखिए, माननीय उपराज्यपाल जो देश विरोधी तत्व है उनके यहाँ पर क्यों जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, फिरका परस्ती का नमूना खुल करके सामने आ रहा है। तो भारत में अगर ये रहते हैं तो भारत के जो महापुरुष हैं, देशभक्त हैं, शहीद हैं, उनकी बात करनी चाहिए, ना कि। सीपीएम के वरिष्ठ नेता और पीएजीडी के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अगर प्रशासन दावा करता है कि स्थिति में सुधार है या बेहतरी है तो राजनीतिक दलों के नेताओं को शहीदों के मजार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? इन शहीदों ने जुल्म के खिलाफ अपनी शहादत दी। अफसोसनाक सूरत हाल बना दी है इन्होंने। क्या यौम शोहदा पर जाए फातह खानी कर लें, इस पर भी पाबंदी सरकार तो कहती है, और बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बहुत शोर है कि यार अमन कायम हुआ है, हमने वो किया, ये किया, सब कुछ किया, अमन व अमान है। पूरी दुनिया को कहा जा रहा है, टूरिज्म है, यात्रा है, लेकिन फिर जो शोहदा हैं कब्रिस्तान में जाए, फूल, अपनी दुआ, जो भी है अकीदे के मुताबिक, लेकिन उस पर भी कतई पाबंदी। और सबसे पहले ये कि जहां तक आज के दिन का ताल्लुक है, कितने साल हुए जो मिला हमें कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, जो भी मिला आज तक, वो उस तहरीक की वजह से ही मिला ना। तब जाकर उन्होंने कहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। ये तो नारा था ना उनका कि हमें जमहूरियत चाहिए। आज जो ये चला रहे हैं कि जमहूरियत हमने कायम की, उसकी संग बुनियाद डाली है उन शोहदा ने कि अवामी राज चाहिए, अवामी हुकूमत चाहिए, मनमानी नहीं चाहिए, जबर नहीं चाहिए। और उसके बाद हमारी जिंदगी में बदलाव आया जब जमीन भी मिली काश्तकार को, जब अपना कानून बनाने का अधिकार भी मिला। कहाँ है वो आज? 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? तारीख को बदलने की कोशिश की गई। ये कदगन उसी का हिस्सा है। क्या तारीख को इरेज किया जा सकता है? एक तालिब इल्म होने के नाते मैं यही कहूँगा, बहुत कोशिशें हुई है आज तक पूरी दुनिया में कि तारीख को इरेज किया जाए। तारीख इरेज होती नहीं है, उसमें इजाफा होता है नई चीज़ों का। मुनासिब होता अगर ये भी कंट्रीब्यूट कर लेते जमहूरियत के इस कारवान को आगे बढ़ाने के लिए, मुनासिब था, मुल्क के लिए ठीक था, जम्मू कश्मीर लद्दाख के आवाम के लिए ठीक है।
और वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि वो मज़ार शोहदा पर जाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 को अवैध रूप से निरस्त करने की फर्जी प्रक्रिया को सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्थिति सामान्य होने के बड़े बड़े दावे कर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को बहकाकर देश के खिलाफ बयान देती रहती हैं और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आज फिर से ड्रामा करके लोगों को ये बताना चाहती है कि हम उस ग्रेवयार्ड पर जा रहे थे तो सरकार ने रोका। सरकार क्यों नहीं रोकेगी? आप जो विदेशियों का या जो हमारी सेना पर उस वक्त महाराजा की जो सेना थी उस पर जिन लोगों ने हमला किया उनको आप शहीद मानते हो, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। धारा 370 हटने से पहले आपने लोगों को गुमराह किया और आज जानबूझकर दरवाजा खटखटाना और इस प्रकार के जो महापुरुष थे, चाहे वो वीर सावरकर थे, गुरु गोलवलकर थे, दूसरों के ऊपर इस प्रकार की गंदी भाषा को बोलना, आपको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। शहीदों में और हमलावरों में फर्क होता है, ये जानना चाहिए। और अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने एनसी नेता उमर अब्दुल्ला के पैदल मार्च को लेकर राजनेताओं पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है और उमर तो जवान है, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे मौकों पर भी घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। सदर सैयद अल्ताफ बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ साहब, आपका खैर मकदम। पहली बात ये कि 13 जुलाई है तो कई लोग पैदल चल के ऑफिस पहुंचे, आपने क्या किया? नहीं साहब, हम तो गाड़ी में आए और बाज़ाब्ता वहाँ से अपने दफ्तर तक आए। हमारे साथी भी गाड़ियों में आए। अब ये ज़रूर है कि सरकारी गाड़ियाँ नहीं मिली होंगी, प्राइवेट अपनी गाड़ियों में आए तो ज़रूर आए। एक बड़ा एहतजाज है कि इजाज़त नहीं दी जा रही है, हालांकि वो शोहदा माने जाते हैं। यहाँ कश्मीर में यौम शोहदा है, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं, मज़ार पे जाने की इजाज़त नहीं। किस तरह देखते हैं? अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में हमने देखा है इंतज़ामिया स्टेटस को कहती है कि यार जामा मस्जिद में नमाज ना पढ़ने दो। क्यों? नहीं जी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन हो सकती है। ईद की नमाज पढ़ने ना दो। तो उसी की एक ये भी कड़ी हमने देखी है बड़े टाइम से। या मौलाना फारूक साहब को वहाँ तक जाने, मस्जिद तक जुमा को जाने ना दो। तो ये मुझे लगता है जो अफसर यहाँ बैठे हैं, जो अफसर इस वक्त इंतज़ामिया चला रहे हैं, दे आर हैप्पी कि वो कहते हैं यार इजाज़त ही नहीं, यही क्रिटिसिज्म हो कि इजाज़त नहीं दी। बाकी हालात ज़मीनी है, हालात तो ठीक है, लोग अमन अमान में रहना चाहते हैं। और जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है, ये हम थोड़ा ही भूल सकते हैं। वहाँ जाने नहीं दिया, यहाँ फातिहा पढ़े, फातिहा कहीं से भी पढ़ सकते। ऐसा सवाब के लिए दुआ की, अल्लाह करे उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह हो। और वो जो उनका मिशन दिखाया हुआ है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए वो एक रोड मैप है। और आज भी जब हम बात करते हैं, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, हम तो हक और इंसाफ की बात करते हैं, वही उन्होंने बात की। उमर अब्दुल्ला ने अभी कहा कि वहां जाने की इजाजत ना देना ये बहुत जुल्म है और एक तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स है। उनका ये कहना था कि अगर ये लोग जो वहां मारे गए थे 13 जुलाई को, ये मुसलमान नहीं होते तो शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां चला गया होता, या वो राजा उस वक्त का अगर मुसलमान होता तो शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर गया होता और सब पॉलिटिकल पार्टीज जाती। क्या आपको भी ऐसा लगता है? खैर, हमारी सियासत न कम्युनल किसी को मानती है, न रीजनल मानती है, और न मैं इस राय से इत्तेफाक करता हूं कि कम्युनल बेसिस पे कोई चीज़ होनी चाहिए या की जा रही है। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर अपना हिसाब देखते हैं। इनको हमेशा ही डर लगता है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पे हुआ शायद हमारी कुर्सी हिल जाएगी। और सच बात है, अफसर हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये थोड़ा ही पॉलिटिकल इंतज़ामिया है जो लोगों के वोट से बनी होती है, जिसका मैंडेट होता है। दिस इज़ गवर्नमेंट विच इज़ माइनस मैंडेट। दे आर ब्यूरोक्रेट्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ ऑल्सो अ ब्यूरोक्रेट, इज़ नो मोर देन अ ब्यूरोक्रेट। इसलिए वो अपनी अपनी कुर्सियां बचाते हैं। बाकी मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि इसको हम कम्युनल निगाह से देखें। यौम शोहदा छुट्टी था, स्टेट हॉलिडे थी।
एक तो ये खत्म हुई, हॉलिडे उधर से महाराजा के नाम पे हुई। हम उसके हक में भी हैं कि वो छुट्टी अगर दी गई अच्छा है, लेकिन ये छुट्टी बहाल मुझे ये मालूम नहीं है। अगर लोगों ने हमें इलेक्ट किया तो आप इंशाल्लाह अगला 13 जुलाई यौम शुहदा पे वहीं मिलेंगे। और मैं याद आपको दिलाऊंगा, देखिए आज हम सब यहाँ हैं, जिसकी भी हुकूमत होगी। और इसके साथ ही टॉप रेटिंग में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज 18 जे के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बिरादरी